सभी साथियों को नमस्कार। मैं राजवीर सिंह, दिल्ली मंगोलपुरी बी ब्लॉक से। आज हम जंतर मंतर पर जो है कार्यक्रम करने का हमारा प्रोग्राम था, लेकिन हमें वहाँ कार्यक्रम करने की परमिशन नहीं दी गई। बताया गया कि धारा 144 के कारण आपको परमिशन नहीं दी जा सकती है। खैर, ये तो अब हमारा तो बहुत छोटा कार्यक्रम था। ये सरकार का सोची समझी साजिश है कि चुनाव के समय पर जो है किसी को भी जो है अपने विचार अभिव्यक्त करने की आज़ादी ना दी जाए। तो साथियों, हम आज यहाँ मंगोलपुरी के बी ब्लॉक में डॉक्टर अंबेडकर पार्क में, तिकोनी पार्क में बैठे हुए हैं और हमारे साथ यहाँ काफ़ी गणमान्य लोग हैं। तो मैं आपसे सभी से ये अपील मैंने की है कि भाई हमारा मुख्य मुद्दा जो है 2 वोट का वो अधिकार जो बाबा साहब ने मांगा था, उसी को परिष्कृत करके हमने वोट वापस लेने के अधिकार की मांग की है, ताकि जनता अपने प्रतिनिधियों पर नियंत्रण रख सके। अब ये कंसेप्ट एकदम बिल्कुल नया है कि भाई वोट वापस लेने का अधिकार क्या होता है, तो हर एक आदमी को जल्दी से समझ में नहीं आता है। तो वोट वो समझते हैं कि ये कॉल बैक का सिस्टम है, कि जैसे प्रत्याशी को जो काम नहीं कर रहा है ढंग से, उसको वापस बुलाया जा सके। लेकिन ये वोट वापस लेने का जो है अधिकार, ये उससे अलग है। इसमें व्यक्ति अपना वोट व्यक्तिगत रूप से वापस लेगा। तो इसको वापस लेने के सिस्टम को लागू करने के लिए कुछ सहायक इसके मुद्दे हैं, जिनको कि हमें उससे पहले लागू करना पड़ेगा। सबसे पहले तो ये है कि जो अभी ईवीएम के माध्यम से वोटों की जो चोरी होती है, उसको रोकना पड़ेगा। और जो अभी हमारा वोटिंग सिस्टम है वो गुप्त मतदान है, गुप्त मतदान प्रणाली है। उस गुप्त मतदान प्रणाली को हमें खुली मतदान प्रणाली में बदलना पड़ेगा, ताकि एक नेता और मतदाता के बीच में डायरेक्ट कनेक्शन जो है स्थापित हो सके। तभी जो है एक मतदाता अपने नेता से वोट वापस लेने की मांग कर सकता है। तो ये तो हुआ एक वोट वापस लेने का अधिकार। फिर ये मतदान जो है ओपन मतदान होगा, तभी हम वापस ले सकेंगे, ताकि जो है किसी को वापस ले रहा हूँ मैं हसन जी से वोट वापस दिया है मैंने दूसरे सज्जन को, तो हसन जी कहेंगे भाई मुझे तो आपने वोट दिया ही नहीं, आप मेरे से वापस कैसे ले रहे हैं। तो ओपन मतदान जो है ये एक पैनल होगा, जो चुनाव में खड़े होंगे लोग बाग, उस पैनल में जनता अपने हिसाब से प्रोपोर्शनल वोटिंग के अनुसार जो है हर एक को अपना मतदान देगी जनता, जिसको भी चाहेगी, जो उसको अच्छा लगेगा। तो जिसको ज़्यादा मतदान मिलेंगे उसको जो है उतनी राजनीतिक पावर जो है ज़्यादा होगी उसकी। तो ये प्रोपोर्शनल वोटिंग अभी बाहर विदेशों में चल रहा है, लेकिन वोट वापस लेने का अधिकार अभी कहीं भी लागू नहीं हो पाया है। भारत में भी जो है अभी पहली बार ही हम ये मांग कर रहे हैं। अच्छा, दूसरे इसके साथ जो है मोबाइल का हमारा है कि मोबाइल से मतदान होना चाहिए। मोबाइल से मतदान के फ़ायदे हैं कि एक तो आदमी अपने घर से ही जो है वोट दे सकता है, घर से ही वापस ले सकता है। ईवीएम की तरह नहीं होगा कि भाई ईवीएम को आपने जो है 15 दिन के लिए स्टोर में रख दिया है, जमा कर दिया है। उस 15 दिन में सरकार कुछ भी कर सकती है, ईवीएम मशीन ही चेंज कर सकती है या उसको हैक कर सकती है। लेकिन अगर मोबाइल से जो है वोट करेंगे हम, तो वो मोबाइल जनता के हाथ में रहेगा और जनता इस पर जो है पूरा ध्यान रखेगी। सॉरी।
कि मैंने किसको वोट दिया है, मैं किससे वोट ले रहा हूँ, मेरा वोट सही आदमी को गया है या नहीं गया। तो ये सारी चीज़ें जो है एक नया कंसेप्ट है एक तरह से। तो मैं सभी से यही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस पर जो है थोड़ा ध्यान दें और इसको आज नहीं तो कल अपनाना तो पड़ेगा, अवश्य अपनाना पड़ेगा, क्योंकि ये किसी जाति या धर्म से संबंधित नहीं है, ये व्यक्ति की अपनी आज़ादी का मामला है। तो अब मैं सतबीर जी से, डॉक्टर साहब से अनुरोध करूंगा कि वो थोड़ा सा इस विषय पर अपने विचार रखें। सभी साथियों को जय भीम। आज जो विषय चल रहा है कि ईवीएम से चुनाव, हमें तो वोट देने के बाद यही पता नहीं होता है कि हमारा वोट कहाँ जा रहा है, हम वोट किसको दे रहे हैं। ये पारदर्शी व्यवस्था की जाए। जनता के साथ धोखा है। आज ईवीएम की जो सरकार बन रही है उसके बारे में कहा नहीं जा सकता है कि हमारा वोट कहाँ जा रहा है। हम मांग करते हैं पुरानी व्यवस्था से, मतपत्रों से को ही लागू किया जाए। ये निर्वाचन आयोग जो अंधा होकर बैठा है उसे भी देखना चाहिए कि पूरी देश में आंदोलन हो रहे हैं। चुनी हुई सरकार और निर्वाचन आयोग इसके भी ऊपर कोई भी कमेंट नहीं कर रहे हैं। देश में असमानता पैदा होती जा रही है, गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। देश का माहौल बदलता जा रहा है। आज ईवीएम की सरकार है, चारों तरफ ओपन होकर के आंदोलन चल रहे हैं। सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए और हम सभी भाइयों को एकजुट होकर के इस ईवीएम की सरकार के खिलाफ शांति से आंदोलन करना चाहिए और शांति के रास्ते पर चलना चाहिए। सभी को जय भीम। मैं सबसे पहले तथागत गौतम बुद्ध जी, उसी क्रम में हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी, शिक्षा की जननी, 1848 से रिवोल्ट और शिक्षा की क्रांति की शुरुआत करने वाली माता सावित्रीबाई फुले जी, रिजर्वेशन के जन्मदाता छत्रपति साहू जी महाराज, बिरसा मुंडे, पेरियार, सर सैयद अहमद जी, पीर पैगंबर साहब और संतों में संत श्रोमणी गुरु रविदास जी और जितने भी 100% के अंदर जिन्होंने शोषित, वंचित या सभी लोगों के लिए जो ग्राउंड ज़मीन से ऊपर तक काम किया और उस कार्य को आगे बढ़ाने वाले हमारे मसीहा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को दलित जनजागृति मिशन, लोक संसद, अन्य सभी संगठनों की तरफ से और जो यहाँ पर जितने भी लोग इकट्ठा हुए सभी की तरफ से क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, बात आती है कि हम आज यहाँ पर इस तिकोने पार्क बी ब्लॉक मंगोलपुरी में क्यों बैठे हुए हैं। उस सबसे पहले हम उस रीजन की बात करेंगे, आखिरकार कारण क्या रहा। आप देख रहे हो ये भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है और इस देश के अंदर 1947 से लेकर के जो भी सरकारें 5 साल या 5 साल से ज़्यादा सरकारें चली या जिन लोगों ने शासन सत्ता में जो लोग आए वे सब सरकारें समाज विरोधी और संविधान विरोधी सरकारें पैदा हुई। काश अगर इस मुल्क के अंदर ये सब सरकारें 1947 से लेकर के और आज तक भारत के कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान पर अगर ये काम करती तो आज जो है इस व्यवस्था को मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
सबसे पहला विषय तो यही है कि आज जो ये लोक संसद की जो बात हो रही है, अपने वोट को वापस करने की जो बात हो रही है, उसका रीजन की ज़रूरत इसलिए पड़ी, जो हमारे बड़े भाई जिन्होंने 60 साल तक राजवीर सिंह जी ने गवर्नमेंट की सेवा करी। लेकिन राजवीर सिंह जी के विषय में भी मैं थोड़ी सी बात बताऊं। हमारे बड़े भाई सर्विस करने से पहले ही जो समाज के प्रति, चाहे बिजनौर की धरती पर काम किया हो, चाहे किसी भी धरती पर उत्तर प्रदेश में काम किया हो, लेकिन सर्विस के साथ साथ में ये जो है लोगों के साथ में, लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, लोगों की समस्याओं को सुनने के लिए और लोगों को ऊपर उठाने के लिए अपनी बात को उस माध्यम से भी ये कहते रहे। लेकिन जिज्ञासा पहले थी और जुनून था। जो आज जो राजवीर सिंह जी ने जो ये शुरुआत करी है, मैं उसका अपनी तरफ से और अपने संगठन दलित जनजागृति मिशन की तरफ से राजवीर जी का स्वागत करता हूं और क्रांतिकारी जय भीम करता हूं। तो मेरे भाइयों, अभी बात चल रही थी कि हमें 1947 से लेकर के और आज तक जो हम लोग दिक्कत में जो रहे, उसका रीज़न क्या है। उसका रीज़न मैं आप लोगों को सबसे पहले बता देना चाहता हूं। देश के अंदर जब 1950 के अंदर हमारे संविधान को अंगीकृत करके लागू किया गया, तो सबसे पहले जो इस मुल्क के अंदर, इस देश के अंदर जो पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने, तो उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि अगर मैं इस देश के अंदर, इस मुल्क के अंदर इस डॉक्टर अंबेडकर अछूत के लिखे भारत के संविधान को लागू करूंगा तो हम खून के आंसू बहाएंगे। तो वो, क्योंकि उनकी एक व्यक्तिगत अपनी एक सोच थी, अपना एक स्वार्थ था। क्योंकि हो सकता है कि अगर उस समय पर ध्यान दिया जाता तो भारत और पाकिस्तान का भी बंटवारा नहीं होता। मैं सबसे पहला अभी और भारत और पाकिस्तान के विषय में भी मैं टिप्पणी करूंगा, उसके विषय में भी थोड़ी सी मैं बात बताऊंगा कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा तो 1935 के अंदर अहमदाबाद अधिवेशन में हो चुका था। क्योंकि ये जो आज 1947 की बात होती है कि हमारा बंटवारा मुल्क का जो बंटवारा है वो आपका जो 1947 में हुआ, ऐसा नहीं है। ये 1935 में अहमदाबाद अधिवेशन में हो चुका था। लेकिन सत्ता के लोभी कुछ लोगों ने जो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा को नहीं रोक पाए, और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नहीं चाहते कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री आपके कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उस चीज़ को सपोर्ट करने वाले जिन्हें आज की तारीख में लोग कहते हैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को कहा जाता है। लेकिन मैं ये मानता हूँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी नहीं थे, राष्ट्रपिता तो ज्योतिबा फुले जी थे। कि जब आप लोगों ने इस मुल्क की लड़ाई को देखा, तो इस मुल्क की लड़ाई के अंदर आप लोगों ने देखा जब 1947 से पहले इस आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, तो उस समय पर मुल्क के अंदर ना कोई जात थी, ना कोई पात था, ना कोई धर्म था, सब लोग भारतवासी थे। जब इस मुल्क के अंदर वो आज़ादी की एक क्रांति छिड़ी, तो क्रांति छिड़ करके जब हमें 1947 में पावर ऑफ पानी मिली और सत्ता का स्थानांतरण किया गया, सत्ता का स्थानांतरण किया गया, तो उस समय जो है कुछ जो 15% के जो लोग इस मुल्क के अंदर आज भी शासन कर रहे हैं, उन लोगों ने हम लोगों को जाति वर्ग में बांट दिया। हम लोगों को 6,756 हजार जातियों में बांट करके अलग अलग कर दिया, और हमारे दिमाग के अंदर दूसरी चीज़ कर दी गई। लेकिन भारत के संविधान को पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया। अगर काश इस मुल्क के अंदर भारत का पूर्ण रूप से संविधान लागू हो गया होता, तो आज मुल्क के जो अंदर दिक्कत आ रही है, उस दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। क्योंकि क्या आप जानते हो इस मुल्क के अंदर उस लड़ाई को लड़ने के लिए उसके जिम्मेदार कौन है? आखिरकार हमें आज दिक्कत ये जो पैदा हो रही है, जो वोट मशीन के द्वारा हमारा वोट को छला जा रहा है, ईवीएम के द्वारा छला जा रहा है इस वोट को, और चोरी करी जा रही है, और जो गरीब के हक को मारा जा रहा है, एक माइनॉरिटी के हक को मारा जा रहा है, सभी लोगों के हक को मारा जा रहा है और लोगों को दला जा रहा है। जो मनुस्मृति में जो
मनुस्मृति का जो समय था उस समय पर जो है शिक्षा का अधिकार, शोषित और वंचित लोगों को शिक्षा का अधिकार नहीं था। ये लोग हमें फिर वहाँ पर पहुँचा देना चाहते हैं। अगर आज भी हम इस पर नहीं जागे, अगर ये लोक संसद के हिसाब से अगर हम लोगों ने देश के अंदर इस एजेंडे को नहीं भेजा तो हम वंचित रहेंगे और हम पिटते रहेंगे। इसलिए मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं मेरे भाइयों कि इस मुल्क के अंदर 1947 से लेकर के आज तक जो हम वंचित क्यों हैं, हमारा का भारत का संविधान लागू क्यों नहीं हुआ, उस पर भी हमें गौर फरमानी पड़ेगी। जो आज मुल्क के अंदर ये कहते हैं कि हमारा संविधान खतरे में है, मैं उन लोगों से, उन आकाओं से पूछ लेना चाहता हूं कि हमारा भारत का संविधान कैसे खतरे में है। लेकिन दवाई बीमारी हर कोई बता रहा है, लेकिन उसका इलाज नहीं बता रहा है। इस लोक संसद के माध्यम से मैं आप लोगों को आज उस इलाज के विषय में भी बताऊंगा कि आज मुल्क के अंदर में हमें किस चीज़ की आवश्यकता है। आप लोगों ने देखा होगा जी कॉन्स्टिट्यूशन भारत के संविधान के अंदर जो हमें एक व्यवस्था रिजर्वेशन के तहत जो मिली, जो हमारे देश के अंदर, मुल्क के अंदर जो 131 सांसद रिजर्वेशन कोटे से चुन करके जाते हैं, वो भारत के संविधान के माध्यम से चुन करके जाते हैं। जो मुल्क के अंदर 1161 विधायक जो रिजर्वेशन कोटे से चुन करके जाते हैं, वो भारत के संविधान के माध्यम से जाते हैं। और वो वहाँ पर बैठ करके मैं पूछ लेना चाहता हूँ उन आकाओं से, उन सत्ता के दलालों से पूछ लेना चाहता हूं जो रिजर्वेशन कोटे से चुन करके गए हैं कि वो वहां पर बैठ करके किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैं लोक संसद के माध्यम से इस देश को, इस देश के प्रधानमंत्री जी को अवगत करा देना चाहता हूं, इस देश के हर स्टेट के मुख्यमंत्रियों को अवगत करा देना चाहता हूं। जो सरकारें 5 या 5 साल से ज्यादा जो सरकार चल रही है, उनके आकाओं को अवगत करा देना चाहता हूं कि ये लोक संसद की लड़ाई, ये एक मंगोलपुरी की लड़ाई नहीं है, आज एक छोटी सी लड़ाई नहीं है। इसका जो एजेंडा है ये घर घर तक पहुंचेगा। और इस झंडे को, इस एजेंडे को हम एक दलित जनजागृति मिशन के माध्यम से नहीं, हम क्या बोलते हैं सावित्रीबाई फुले महासभा के माध्यम से, विश्व दलित परिषद के माध्यम से, आवास महासंघ के माध्यम से, अन्य जितने वो नॉन पॉलिटिकल जो मूवमेंट इस मुल्क के अंदर चल रहे हैं, सभी लोगों को हम इकट्ठा करके हम इस एजेंडे को घर घर तक पहुंचाएंगे। जो ये प्रोफेशनल जो वोट की जो बात चल रही है, अगर वोट हमें किसी को देने का अधिकार है, अगर वो हमारा आका अगर काम नहीं करने का, तो हमारा अधिकार वोट वापस लेने का भी अधिकार हो जाना चाहिए। अगर हम लोगों ने इस पर काम नहीं किया तो हम बरसों की तरह पिटते रहेंगे। मैं इसी क्रम में जो एक बात और माध्यम से आप लोगों को बता देना चाहता हूं, अगर कर सको तो कुछ ऐसा करो, रुख हवाओं का मोड़ दो, वो हुनर पैदा करो। अगर कर सको तो कुछ ऐसा करो, रुख हवाओं का मोड़ दो, हुनर पैदा करो। अगर जीना चाहते हो इस मुल्क के अंदर मान सम्मान से, तो घर घर में संविधान को अंकित करो, अंकित करो, अंकित करो। तो मेरे भाइयों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, मुल्क के अंदर जो पार्लियामेंट का चुनाव 2024 में जो आने वाला है, वो जो रिजर्वेशन कोटे से चाहे किसी भी पार्टी से सांसद चुन करके जा रहे हैं, चाहे मेरी इस आवाज को इस मीडिया के माध्यम से सुन रहे हो, लोक सांसद के माध्यम से सुन रहे हो, वो अपने जहन में उस बात को आग डाल लें कि ये लड़ाई रुकेगी नहीं। जब अब तक जो आप लोगों ने व्यक्तिगत सत्ता की जो स्वार्थ की बात करी, उस स्वार्थ की सत्ता को आप दिमाग से निकाल दीजिएगा। जो 131 सांसद हैं जो रिजर्वेशन कोटे से चुन करके गए हैं, और जो 1161 विधायक जो रिजर्वेशन कोटे से चुन करके गए हैं, मैं उन लोगों को अवगत करा देना चाहता हूं। और देश के अंदर जितने भी नॉन पॉलिटिकल मूवमेंट चल रहे हैं, जो संस्थाएं चल रही हैं, उनके सभी अध्यक्षों से मैं निवेदन कर देना चाहता हूं, आप लोगों को कहीं किसी के खिलाफ लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्तों। आपको सिर्फ अगर कहीं लड़ाई लड़ने की जरूरत है तो रिजर्वेशन कोटे से चुन करके गए 131 सांसद और 1161 विधायक, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ने की जरूरत है। जब तक आप 131 सांसद और 1161 विधायकों के खिलाफ नहीं लड़ोगे, तो ये सत्ता के दलाल, ये पॉलिटिकल पार्टियां जो सत्ता में आएंगी, वो आपके साथ में खिलवाड़ करती रहेंगी। लेकिन जिस रोज आप लोगों ने 131 सांसदों के खिलाफ और 1161 विधायकों के खिलाफ बिगुल बजाना शुरू कर दिया, तो वो दिन दूर नहीं हुआ जिन दिन की लोक संसद का एजेंडा इस घर घर तक नहीं पहुंचेगा। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं, जब तक कि आप इन लोगों के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद नहीं करेंगे, घर घर तक 131 सांसदों के खिलाफ आंदोलन नहीं चलाएंगे, तब तक आप पिटते रहेंगे। क्योंकि आप देख रहे हो इस मुल्क के अंदर, जब आपने देखा कि पहले लगभग 1 साल के लगभग किसान रोडों पर रहा,
किसानों के लिए एमएसपी नाथन घोष की और अन्य की रिपोर्ट को लागू करने की बात करी गई, लेकिन आज भी उन किसानों की बात को नहीं सुना गया। अब आप देख रहे हो कि इस मुल्क के अंदर आप देख रहे हो कि जो मुल्क के अंदर 6% 15% का जो तबका आखिरकार हुए 1947 से लेकर के आज तक हावी क्यों है। अब मान्यवर काशीराम साहब ने जो बात कही थी, वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। हमें इस नारे को भी बुलंद करना पड़ेगा, और जब तक हम उस नारे को बुलंद नहीं करेंगे तो ये हमारी बात को मानेंगे नहीं। आप लोगों ने देखा होगा कि मान्यवर काशीराम साहब ने, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने जो इस मुल्क के अंदर जो हमारे संविधान को जो दिया वो संविधान उन्होंने जो है क्या बोलते हैं 85 के लिए संविधान नहीं लिखा, और डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने संविधान को पूरे 100% के लिए लिखा। जो सत्ता के दलाल कहते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर ने भारत के संविधान को केवल अछूतों के लिए और इनके लिए इसमें जो हक दिए हैं उन पर बात करनी पड़ेगी। मैं मुल्क के अंदर बता देना चाहता हूं, सबसे पहले जो इस मुल्क के अंदर सबसे बड़ा जो तबका है, जो तबका ये आप देख रहे हो कि जो 50% के लगभग था वो ओबीसी का तबका है। उस ओबीसी के तबके को भी मैं आपको करा देना चाहता हूं, जो अपने आप को बहुत बड़ा क्षत्रिय मानता है, अपने आप को बहुत बड़ा जो वो दिग्गज मानता है, अपने आप को जो स्वर्ण मानता है, वो दिमाग में से बात को उसको निकाल दे। मैं ओबीसी के पिछड़े वर्ग के लोगों को भी बता देना चाहता हूं कि इस मुल्क के अंदर अगर आप लोग नहीं जागे तो आपकी पिटाई भी उस प्रकार से होती रहेगी। आप लोगों ने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर ओबीसी के माननीय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी ने भी शासन सत्ता में आए, लेकिन उन्होंने भी ओबीसी का जो एजेंडा था उस पर काम करने का काम नहीं किया। मैं बता देना चाहता हूं, अगर संविधान के 340 आर्टिकल पर अगर फोकस हुआ होता तो ओबीसी के लोगों को ये दिक्कत नहीं होती। आप मुल्क के अंदर देख रहे हो विभिन्न प्रकार की सरकार ने, एक आरएसएस के एक संगठन ने, एक आपके लिए आरएसएस का एक नुमाइंदा, ओबीसी का नुमाइंदा एक तैयार करा और तैयार करके उसे मुल्क के अंदर भेज दिया। लेकिन मैं पूछ लेना चाहता हूं कि आप लोगों ने उस बात पर गौर फरमाई कि उस बंदे को क्यों तैयार करेगा। और आप देख रहे हो सत्ता के दलालों ने, उन लोगों ने 15% ने जो 85% को समझाने का काम किया कि जो रिजर्वेशन कोटे से चुन करके जो जा रहे हैं उन्हें टॉफी और बोटी में लगा दीजिए। मैं सत्ता के दलाल 131 सांसदों को बता देना चाहता हूं, वो दिमाग से उस चीज को लगाएं, निकाल दीजिएगा कि हम जो है अपना व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध करते रहेंगे। अब जनता जाग चुकी है और विभिन्न प्रकार के संगठन, हम कैडर भी इस मुल्क के अंदर देंगे, लोक संसद का हम कैडर इस मुल्क के अंदर देंगे। जो राजवीर जी हमारे भाई जो इस एजेंडे को लेकर के जाते हैं, मैं उनकी सराहना करता हूं। ये एजेंडा घर घर तक पहुंचेगा कि वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। इस पर क्या है कि जब हम वोट दे रहे हैं, अगर हमारे किसी क्या बोलते हैं शहर के अंदर, किसी गांव के अंदर और किसी जो है नगर के अंदर अगर हमने वोट दिया तो उसके अंदर काम क्यों नहीं हो रहा है? क्यों? इसलिए काम नहीं हो रहा क्योंकि हम वोट के अधिकार को नहीं जानते। क्योंकि आज हमें जो है आपका इन सारी चीज़ों को कहने से चूकने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, हम आपको एक बात और बता देना चाहते हैं, जो रिजर्वेशन की बात करते हैं, तो मैं भी इस मुल्क के अंदर अपने इन आकाओं को बता देना चाहता हूं कि रिजर्वेशन का कोई मामला नहीं है और ना हम लोग किसी बुद्धि से कम है। अगर आपके अंदर इतनी ताकत है तो पॉपुलेशन के आधार पर सब लोगों को सबको बराबर हिस्सा दीजिए इस मुल्क के अंदर। अब मैं मुस्लिमों की बात करूं, मुस्लिमों के आका जो इस मुल्क के अंदर जो सत्ता के दलाल बने, उन आकाओं को मैं समझा देना चाहता हूं। चाहे मामला देवबंद का हो, चाहे मामला बरेलियों का हो, चाहे मामला सैयदों का हो, चाहे मामला खानों का हो, उन्हें भी मैं बता देना चाहता हूं। उस समय पर जो सत्ता के जो दलाल थे, जो मुस्लिम जो सत्ता के दलाल थे, उन्होंने भी अपने मुस्लिम और माइनॉरिटी के लिए काम नहीं किया। अगर काश इस मुल्क के अंदर वो काम करते, एक मैं बता देना चाहता हूँ, काका कालेकर की रिपोर्ट के अनुसार अगर इस मुल्क के अंदर ये मौलवी और मठाधीश जो ईमान है, अगर इस मुल्क के अंदर वो लोग काम करते तो ये जरूरत नहीं पड़ती। काका कालेकर जी ने एक बात कही थी, उसे उन्हीं की बात को मैं बार बार इस मुल्क के अंदर दोहरा रहा हूँ और कह रहा हूँ कि इस मुल्क के अंदर जितनी भी जो है वक्फ बोर्ड की संपत्ति इस मुल्क के अंदर है, उस वक्फ बोर्ड की संपत्ति का एक आयोग बना दीजिए और इस मुल्क के अंदर
उन्हें फिरकों में बांट दीजिए। तो इस मुल्क के अंदर मैं जानता हूँ जो मुसलमानों की पसमानदा से भी नीचे जो बदतर जो स्थिति हुई है उस स्थिति की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके मुल्क के अंदर मुस्लिम भाइयों को भी सच्चर कमेटी की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों को अगर जरूरत है तो काका कालेकर की रिपोर्ट के अनुसार हम लोगों को जरूरत है वक्फ बोर्ड की संपत्ति को इस मुल्क के अंदर एक आयोग बना करके अगर हम फिरकों में बांट दें तो मुसलमान की भी स्थिति भी इस मुल्क के अंदर बहुत अच्छी हो जाएगी। मैं एक बात और बता देना चाहता हूं, जिन्हें ये सब लोग ये कहते हैं कि महात्मा गांधी इस देश के राष्ट्रपिता थे, उन्होंने जब एक बात कही, उन्होंने कहा कि इस मुल्क के अंदर कि हम जो मुस्लिम भाई इस मुल्क के अंदर भारतवर्ष में रहना चाहता है वो भारत में रहिए और जो पाकिस्तान जाना है तो पाकिस्तान चला जाइए। मैं बता देना चाहता हूं सरकारों को मुल्क के अंदर जब जिन्हें आप राष्ट्रपिता कहते हैं, राष्ट्रपिता की आज्ञा का पालन आप क्यों नहीं कर रहे हो? उन्होंने कहा था जो मुस्लिम यहाँ पर तो ना बराबरी का अधिकार क्यों नहीं दे रहे हो? क्यों धर्म में हम लोगों को बांट रहे हो? क्यों हमें मस्जिद और मंदिर में बांट रहे हो? आज हमारे बच्चों को इस मुल्क के अंदर जरूरत अगर कहीं पढ़ने की जरूरत है तो मंदिर के धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस मुल्क के अंदर अगर आपको पढ़ने की जरूरत है तो भारत के संविधान को पढ़ने की जरूरत है। अगर आप लोगों ने भारत के संविधान को पढ़ लिया, आर्टिकल 21 को पढ़ लिया, आर्टिकल 37 को पढ़ लिया, आर्टिकल 35 को पढ़ लिया, आर्टिकल 19 को पढ़ लिया, आर्टिकल 14 को पढ़ लिया, आर्टिकल 181 को पढ़ लिया, आर्टिकल 385 को पढ़ लिया, आर्टिकल 390 को पढ़ लिया तो आप लोगों को सभी चीज़ की अच्छी जानकारी हो जाएगी। मैं बता देना चाहता हूं मेरे भाइयों, इस मुल्क के अंदर घर घर तक जो अलग जगाने की ज़रूरत है। ये जो संविधान नाम का जो हवन है उसमें आहुति देने की ज़रूरत है और वो आहुति आपको कब मिलेगी? वो आहुति आपकी मिलेगी जो रिजर्वेशन कोटे से चुन करके 131 सांसद गए उनके खिलाफ आंदोलन की ज़रूरत है। और आपका रिजर्वेशन कोटे से चुन करके जो ये आपका 1161 MLA गए उनके खिलाफ आंदोलन की ज़रूरत है। हमें किसी से लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। हमें संविधान के तहत जो है 131 सांसद और 1161 विधायकों के खिलाफ लड़ने की ज़रूरत है। इन्हीं बातों के साथ में जब कभी मौका मुझे मिलेगा तो मैं आप लोगों के चाहे अगर हमें एक जगह 20 लोग भी अगर हमें मिलेंगे तो हम उन्हें भी कैडर देंगे, हम उन्हें भी प्रशिक्षण देंगे, हम बच्चों को भी प्रशिक्षण देना चाहते हैं। और इस देश के प्रधानमंत्री से मैं एक बात बता देना चाहता हूं, इस देश के जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को मैं बता देना चाहता हूं, देश के अंदर जो आप लोगों ने राइट टू एजुकेशन के तहत जो शिक्षा नीति को आप लागू कर रहे हैं उससे आप लोगों को दिमाग हटाना पड़ेगा। जो आप आज कहते हो कि हम छात्रवृत्ति दे रहे हैं और हम फ्री में शिक्षा दे रहे हैं, आपको ये अपने उससे नहीं दे रहे हैं, या आपने तो कुछ संविधान का तत्व निकाल करके उस पर आपने थोड़ा सा काम किया तो फ्री में शिक्षा मिल रही है। ये सारे आर्टिकल्स जो संविधान के तहत हैं हमें उस पर लड़ाई लड़ने की जरूरत है। अरे बाबा के जज्बातों में संघर्ष की आग बेहिसाब है, संघर्ष की आग बेहिसाब है। और इस मुल्क के अंदर ये सारे संगठन एक क्रांति जबकि एक जिंदा इंकलाब है, इंकलाब है। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। ये आज का जो ये प्रोग्राम राजवीर जी के लिए हो रहा है, ये मैं खुशी का तो नहीं कहूँगा, बड़े दुख की बात है कि हमें ये प्रोग्राम जंतर मंतर पे करना था, लेकिन सरकार की तानाशाही या आप कह सकते हैं धारा 144 लगाकर जो अंग्रेज़ों का बनाया हुआ कानून है उसको लगाकर आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई। बहरहाल हमें जगह मिला, अब यहाँ आए, हम अपनी बात को रख रहे हैं। तो ये अभी हमारे इससे पहले सतवीर जी हों या राजवीर जी हों, डॉक्टर साहब ने भी अपने अपनी बातों को रखा और उसमें उन्होंने पूरी तरह विस्तार से बता दिया है। ये बड़े खुशी की बात है कि राजवीर जी एक रिटायर्ड इंजीनियर भी रहे हैं और उसके बाद वो समाज के लिए पहले से भी फिक्र करते आए हैं। और उसके बाद अभी उन्होंने जो ये किताब लिखी लोक संसद, बहुत ही शानदार किताब है ये। और इसमें जो विचार हैं उनके जो प्रोपोर्शनल वोटिंग का है तो वो ये तो पूरे विस्तार से है। तो मैं चाहूँगा कि हर एक जो हमें इस माध्यम से देख भी रहा है या सुन रहा है उन सबको कि इसको एक बार ज़रूर पढ़ना चाहिए। इसमें बिल्कुल जो है स्पष्ट तौर पर उसको बयान किया गया है कि जिस तरह हम वोट देते हैं तो वोट वापस लेने का भी अधिकार अगर हमको रहेगा
तो हमारा जो नेता है या हमारा जो मंत्री है, व्हाटएवर जो भी एमएलए एमपी जो भी है, तो उसको एक डर रहेगा, खौफ रहेगा। वोट की ताकत है, ये पैसे की ताकत नहीं। एक बार, क्योंकि सबसे घटिया कॉन्सेप्ट ये बन जाता है मत का दान कर देना, क्योंकि दान अगर हम कोई चीज़ करते हैं तो दोबारा हम उसको ले नहीं सकते, ये नियम है। अगर हमने दान कर दिया तो ले नहीं सकते। अगर हमने दान किया है तो भाई उसके लिए वो लेकर कुछ भी करे। मान लीजिए अगर हम किसी को कोई दान करते, कोई आएगा हमसे कहेगा भाई हमको दान दो, हमने उसको दान दिया, वो दान का लेके जो है वहाँ जाके नशा कर रहा है या कुछ खराब काम कर रहा है, हमने तो दान दिया था ना। अगर उसली तौर पर देखा जाए तो यही बात है। तो वही हाल हो रहा है। आज का जो गणतंत्र बना हुआ है ये बिल्कुल वही बना हुआ है कि भाई हमारा वोट लेके जाते हैं, वो 5 साल तक ऐश करते हैं, है ना। उनके पीछे मंत्री लग जाएगा, उनके पीछे पूर्व विधायक लग जाएगा, पूर्व सांसद लग जाएगा, जो भी नेता बन के लग गए, पेंशन भी पा रहे हैं, सब कुछ पा रहे हैं। हमको क्या मिला, जनता को क्या मिला? जनता ने तो अपना कीमती वोट दे दिया। उसी तरह ये जो कॉन्सेप्ट है, जैसे बाबा साहब को 2 वोट का अधिकार मिला था पूना पैक्ट में, जिसको गांधी जी ने जो है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मिला था, पूना पैक्ट में आकर वो एक प्रेशर डालकर उनसे जो छीन लिया था, उसका जिक्र भी इस किताब में है। और उसके लिए जो है उन्होंने अछूतों के लिए, यानी जो SC ST दलित समाज है, उसके लिए जो उन्होंने अधिकार लिए थे 2 वोट का, उसको जो छीना था, अगर हम देखें तो ये उसका जो है एक लेटेस्ट वर्जन है, जो कि पॉसिबल भी है। अगर सरकार इसको लागू करती है, अगर हम सैद्धांतिक तौर पर सरकार इसको लागू करती है तो बेनिफिट रहेगा। और नेता मंत्री जो है वो डर के रहेंगे, उन्हें ED CBI और ये इसका कोई डर नहीं। 5 साल का भी उनको रहता है ना भाई, 5 साल तक कम से कम ऐश कर लूँ, आज नहीं तो कल मुझे जाना ही है, 5 साल के बाद तो चले जाना है, ऐश कर लूँ। लेकिन ये इस फॉर्मूले से या इस सिद्धांत से अगर उसको पकड़ा जाए तो वो जो है कंट्रोल में रहेगा। ऐसा कई देशों में चल भी रहा है, ये एक्सपेरिमेंट हो चुका है और सक्सेसफुल भी है। और भारत के लिए ये इसलिए भी ज़रूरी है कि भारत में सबको, एक तो साक्षरता तो अगर मान लो आ भी गई है, तो एक अवेयरनेस की कमी है, जागरूकता की कमी है। जागरूक समाज नहीं है, वोटर यहाँ का जागरूक नहीं है। वो केवल कभी जाति के नाम पर, कभी किसी के नाम पर, माने अलग चीज़ों के नाम पर वो वोट कर देता है। वो ये नहीं देखता कि हमारे समाज का या हमारे देश का क्या भविष्य है, उसको देखकर वो नहीं करता। वो अक्सर कुछ ना कुछ लालच या कुछ ना कुछ उसको दे के कर देता है। बहरहाल ये है। तो मैं इसके लिए उनका जो है धन्यवाद भी करता हूं और उनको बधाई भी देता हूं इस शानदार काम के लिए, लोक संसद के से इसके लिए। और मैं अपनी बात जो है ये इस पे ये जोड़कर ये कहना चाहता हूं कि अभी जो मुद्दा चल रहा है, जैसे ईवीएम के ताल्लुक से सभी जानते हैं कि ईवीएम एक ऐसी मशीन है जिसके ज़रिए से गणतंत्र में चुनाव कराए जाते हैं। सबसे पहले अमेरिका में आया, फिर जर्मनी में आया, उसके बाद यूरोपियन कंट्री में आया, फिर जापान में आया। मैक्सिमम जगहों पे ये ईवीएम के ज़रिए से वोटिंग की शुरुआत हुई। लेकिन इत्तेफाक ये है, एक दफ़ा ही वोटिंग होने के बाद दूसरी दफ़ा तमाम विकसित देशों ने सबसे पहले इसको हटा दिया और ये डिक्लेयर कर दिया कि ईवीएम ही गणतंत्र की हत्या है, ईवीएम के कारण ही होगा। और 1982 में इसको कांग्रेस लेकर आई और उन्होंने देखा कि किस तरह से ये हो सके। ये दरहकीकत जब मान्यवर काशीराम ने ये नारा दिया था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसी को मद्देनज़र वो देख लिए थे कि अब लोगों में जागरूकता आ रही है वोटों को पोलराइज करने के लिए। जैसा कि अभी हमने सुना कि 15-85 का जो खेल था, 15% लोगों ने 85% लोगों का वोट लेने के लिए ये एक षड्यंत्र बनाया मशीन के ज़रिए से, किस तरह से उसको वोट को हासिल करें। तो अब वो ईवीएम लाकर ईवीएम से हमारे मतों की चोरी कर रहे हैं। और अगर हम 2004 से पहले देखें तो हम ये देखते थे कि नेता जो है कम से कम जनता के पास आते थे, लेकिन 2004 के बाद पता नहीं क्या हो गया, अब नेता जो हैं आते नहीं हैं, या तो फिर वो दूर से ही कुछ ना कुछ भाषण दे देंगे, दरवाजे के पास वोट मांगने नहीं आ रहे, है ना। ये सब ईवीएम का कमाल। उन्हें तो पता है हम जनता के पास जाए ना जाए, उनकी समस्याओं को सुने ना सुने, लेकिन ईवीएम है तो हम इधर से पोलराइज करके चोरी करके जीत लेंगे। ये मैं समझता हूँ, जैसा कि कई हमारे बहुजन विद्वानों ने, बहुजन राजनेताओं ने यही कहा है
कि ईवीएम जो है गणतंत्र की हत्या है। ईवीएम ही आज की मनुस्मृति है जिसके जरिए से SC ST OBC यानी शूद्र अछूत समाज को गुलाम दर गुलाम बनाने का पूरा प्लान है। और उसके जरिए से जो भी सरकारें आई हैं उसने हमेशा उसको दबाने की कोशिश की। नरेंद्र मोदी जी ने तो पूरी हद कर दी, चाहे न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो, चाहे कोई भी ऐसी पॉलिसी हो, सबको उन्होंने सत्यानाश कर दिया, सारी सरकारी संस्थाओं को बेच दिया। और यहाँ पर मैं एक और बात क्लियर करना चाहता हूँ कि हमारा जो ये बहुजन समाज है या SC ST मूल निवासी समाज है, ये हमेशा ही आरक्षण कहता है। अगर हम संघर्ष ये संविधान को बगौर पढ़ें तो वो आरक्षण नहीं है, वो रिप्रेजेंटेशन है, प्रतिनिधित्व है। और इसके लिए मैं बहैसियत मुसलमान मैं हमेशा ये शिकायत भी करता हूँ बाबा साहब से नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन के दीगर लोगों से भी, और ये कि आपने केवल ये जो प्रतिनिधित्व का अधिकार है इन कमज़ोरों को वो भी आधा दिया, पूरा नहीं दिया। ये आधा अधिकार है, पूरा नहीं है। पूरा अगर होगा तो वो 2 वोट के अधिकार के साथ होगा या फिर प्रोपोर्शनल वोटिंग के साथ होगा, जिसको वो कंप्लीट कर सकता है। ये तो मैं सारे बहुजन समाज से ही, जो भी इस वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं, जो हमारे श्रोता भी सुन रहे हैं, उन सबको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये आरक्षण या ये रिजर्वेशन बोलना ही छोड़ दें। वो रिप्रेजेंटेशन है, वो एक्चुअली में रिप्रेजेंटेशन है। बाकी 77.5% पर अब आप समझिए कि ये जो सवर्ण ब्राह्मण हैं इन्होंने इस पर जो है कब्जा किया हुआ है। चाहे वो आप देख लें जुडिशरी हो, चाहे वो कार्यपालिका हो, ये उसके बाद विधायिका हो, जहां चले जाएं उस पर कब्जा है। और ये उसके जरिए से पोलराइज करके करते हैं। और इसमें इसकी वजह ये है 1919 में 7th अमेंडमेंट में अंग्रेजों ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि ये ब्राह्मण आर्य ये जो कम्युनिटी है इसमें न्यायिक चरित्र नहीं होता है। और विडंबना देखिए भारत की, जैसे भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बनते हैं वैसे ही यहाँ पे ब्राह्मणों की लाइन लग जाती है। कुलपति ब्राह्मण, जज ब्राह्मण, क्योंकि अकेले थे, संविधान बना नहीं था। जो आया सिर्फ ब्राह्मणों को उन्होंने भर दिया। जब बाबा साहब को ये पता चला, चूँकि बाबा साहब 2 साल 11 महीना 18 दिन तक उसके अंदर ही रहे, और मैं समझता हूँ ये भी एक बहुत बड़ी चाल थी उनकी कि चलो बाबा साहब अंदर हैं, अब उनको इसका बाहर से क्या लेना देना, हम तो यहाँ बाहर से अपना जो काम करने का फिट कर देंगे। गोटी फिट कर दिया, करने के बाद जो हम देख रहे हैं हर माने कहीं पर भी 13 पॉइंट रोस्टर लागू होने के बावजूद भी कहीं पर भी हमको SC ST OBC का कोई भी कुलपति या ये दिखाई नहीं देता। एजुकेशन सिस्टम चौपट। अभी कुछ दिन पहले जजों की भर्ती जब हुई थी तो उसमें 3 SC जज को लिया है, जो कि कोई ये नहीं रखता। बहरहाल आते भी उन्होंने कई अच्छे फैसले भी किए जो सराहनीय थे। बहरहाल OBC की हालत तो ये है कि वो अभी अपने आप को सिर्फ ये समझ रहा है कि मैं क्षत्रिय हूँ, रघुवंशी हूँ, यदुवंशी हूँ, फलाना फलाना ढिकाना। OBC के दिमाग में जो उच्च जाति का जो भूत सवार है वो उसकी लड़ाई भी हमेशा से जो SC समाज है सबसे बेहतरीन समाज है। मैं समझता हूँ कि जो SC समाज है वही भारत का मूल निवासी फाइटिंग समाज है, और वो भी उसी के लिए लड़ाई लड़ता है। और OBC की लड़ाई को चाहे बाबा के दादा केलकर हो या बाबा साहब अम्बेडकर हो, उन सब ने उसको आगे बढ़ाया। आगे चल के मान्यवर काशीराम ने भी बढ़ाया, और आज भी जो है अगर उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, आज तो OBC के कई नेता हो गए, लेकिन आज भी OBC जो है अपने अधिकार की तरफ नहीं बढ़ रहा है, और जो है उसके अंदर वो जोश नहीं आ रहा है, या वो काम करना ही नहीं चाहता। या तो फिर उसको अगर ब्राह्मण ये सिखा दे भाई तुम्हारा अधिकार वो खा रहा है, भाई उसकी आबादी उतरी है वो तो खा ही रहा है, वो तो ले ही रहा है। अब तेरा जो 77.5 में से तू 52% तू ले अपना, बाकी जो बचेगा 20-22% उसमें मुसलमान है, सिख है और दूसरे हैं, फिर वो अपना अपना लेंगे। बिल्कुल जिसकी जितनी संख्या बारी वो अपने हिसाब से वो अपना रिप्रेजेंटेशन करे, है ना। तो 52% है नहीं उसको। अब आप ये कहा, अब जो है मैंने वाकई में मैं तुलसीदास गोस्वामी का ये नहीं, लेकिन उन्होंने एक शब्द लिखा था, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। ये उन्होंने लिखा था तुलसीदास जी ने। बड़े अच्छे काव्य रहे हैं, बहुत बड़े काव्य हैं वो, और महान हस्ती हैं वो। बहरहाल
तो उन्होंने ये बात लाइन कही थी। इस लाइन को अगर देखें तो उसमें है शूद्र। हकीकत में जो SC ST है, यानी जिसे अछूत या अपश्रुत कहा गया, वो जो है वर्णाश्रम में आता ही नहीं, वो हिंदू है ही नहीं। और जो ये OBC है दर हकीकत यही शूद्र है। अगर इसको उठा के देखें आप तो उसमें लिखा है यही शूद्र है। और शूद्र का मंद बुद्धि भी होता है और बैल बुद्धि भी होता है। यही कारण है कि वो जितनी भी अवैज्ञानिक और काल्पनिक बात है उस पर फटाक से विश्वास कर लेगा। यही कारण है कि वो ब्राह्मणवाद की या मनुवाद की जो अवैज्ञानिक बेतार्किक बातों को फटाक से कैच करेगा। वो उसको मान लेगा हाँ भगवान है, फलाना है, ठिकाना है, बहरहाल। तो उसके चक्कर में वो लड़ेगा किससे? अपने ही भाई यानी मुसलमान से लड़ेगा, सिख से लड़ेगा और जो है ईसाई से लड़ेगा। ये क्योंकि मैक्सिमम ये OBC से ही कन्वर्ट होकर ये जो कन्वर्जन हुआ है 90% इसी से ही कन्वर्जन हुआ है। चाहे आप सिखों में देख लें, चाहे मुसलमानों में देख लें, चाहे इसमें देख लें, तो लड़ेगा भी नहीं। सब ब्राह्मण जो है भाई भाई को लड़ा देता है, लड़ा के इनके दिमाग में घुस के बैठा हुआ है। और अक्सर देखें हो रहा है। अभी एक बहुत ही दुखद खबर भी आई है। अब मैं SC समाज से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे 131 सांसद बैठे हुए हैं, फिर भी जो है हेमलता बेरवा के साथ अभी रिसेंटली जो घटना घटी है 26 जनवरी वाली, उसमें जो दिलावर साहब हैं जो शिक्षा मंत्री है, खुद SC समाज के होकर उनको सस्पेंड कर रहे हैं। मतलब कितना बड़ा इंजस्टिस हो रहा है, कहीं से कोई आवाज़ नहीं। 131 सांसद जिसके बैठे हैं, अभी 3 SC के जज गए हैं वहाँ पर। इसको मैं समझता हूँ कि इसका सो मोटो लेकर मैं आप सबसे निवेदन भी करूँगा, हम भी यहाँ से कुछ एक ऐसा रेजोल्यूशन देकर किसी को जो है ज़रूर मेमोरेंडम इस बारे में दें, क्योंकि ये बिल्कुल इंजस्टिस है। उसने संविधानिक बात कही है 26 जनवरी के दिन सरस्वती वंदना का काम ही क्या है? कोई मतलब ही नहीं है। सही बात है। कोई काम मतलब ही नहीं है उसका। वहाँ वो सावित्रीबाई फुले का जिक्र कर रही है जो भारत की शिक्षिका, वही तो अगर सरस्वती है तो सावित्री है, जिसने पहले स्कूल खोल के दिखाया है, जिस पर इन मनुवादियों ने और सावंतवादियों ने जो गोबर फेंके, ये फेंके, वो माता है हमारी। और अगर हमारा कोई राष्ट्रपिता है तो वो ज्योतिबाराव फुले। मॉडर्न भारत का सबसे बड़ा समाज सुधारक अगर कोई है तो वो ज्योतिबाराव फुले। वो महात्मा है, महामानव है और हमें उन पर गर्व होना चाहिए। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर हमारी ऐसी जो जुझारू और जो है बहुजन समाज की बौद्धिक विचारधारा की इस पर इनके बारे में अगर हमने या बहुजन समाज ने एक्टिवली लड़ाई नहीं लड़ी तो हम ज़रूर खो देंगे। ज़रूर हम ऐसे लोगों को, हमारे पास पायल तड़वी होती रहेगी, रेवत विमोला होता रहेगा, ऐसे कई होते रहेंगे, चाहे मनीषा वाल्मीकि हो जाए, चाहे कोई हो जाए, ये से हल नहीं निकला। हमें कंक्रीट एक्शन लेना होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल इस पर आके एक्शन लेना होगा, लेने के बाद ही उनको ये करना होगा। और ये करते हुए फिर उसके बाद हमें रोड में भी उतरना होगा। और जो है हम चाहेंगे कि हम इस आपके माध्यम से, क्या ये मीडिया के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि लोग संसद को अवश्य पढ़ें और जो है इसको जो है समझें। और ये कोई जो है ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल एकदम नया नहीं है, कोई किसी पर थोप नहीं रहा है। 2 वोट का जो अधिकार था बस उसी का एक ये वर्जन है। उसको अगर हम देखें तो ये वर्जन है, उसमें कुछ मॉडर्नाइजेशन है जो आज के हालात के हिसाब से हमें ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया। संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन। उसके बाद सभी को क्रांतिकारी जय भीम, नमोदय, नमस्ते, शास्त्रीय काल, सलाम। मैं मुकेश राव मेरठ से हूँ और मैं इस देश की जनता को यह संदेश देना चाहता हूँ कि जो भी जाति धर्म का प्रचार चल रहा है वो गलत है, उसमें ना उलझें। और देश में जो हिंसा फैलाने का काम किया जा रहा है उससे बचने का काम करें, ना कि उसमें उलझने का। क्योंकि जाति धर्म में उलझाकर पहले भी कई बार सत्ता हत्या चुके हैं। उसके बाद मोदी जी ने बहुत अच्छे, उनके अनुसार बहुत अच्छे काम किए हैं। जैसे
नोटबंदी है, कोरोना है, बेरोज़गारी है और काफ़ी महंगाई है। जो चीज़ हमने कभी पूरी, मेरी उम्र 50 साल 40-45 साल की हो गई है, कभी मैंने 150-200 रुपये किलो दाल नहीं खाई, वो भी हमें देखने को मिल गई है इन 10 सालों के अंदर। तो ये मोदी साहब के या वर्तमान साहब के सरकार के अनुसार अच्छे काम हैं। तो हमारा किसान आंदोलन हो, चाहे ईवीएम का आंदोलन हो, चाहे आदिवासियों का आंदोलन हो, हम उनसे कहना चाहते हैं कि ये आंदोलन जो है आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आंदोलन सिर्फ सत्ता का होना चाहिए। क्योंकि यदि आप सत्ता में पहुंचेंगे तो आपको मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी से। सत्ता में पहुंचने पे आप अपने लिए कानून बना सकते हैं, अपने अधिकार खुद ले सकते हैं। तो इसलिए आज लड़ाई जो है सिर्फ ईवीएम की है। सबको मिलके ईवीएम की लड़ाई लड़नी चाहिए, क्योंकि ईवीएम ख़त्म होगा तब हमें सत्ता में पहुंचने का रास्ता मिलेगा। और दूसरा रास्ता है, राजवीर सिंह जी ने लोक संसद का एक नियम कानून बनाने का तरीका बताया है। उसमें मोबाइल से वोट डालनी चाहिए। मोबाइल से वोट डालने के बाद यदि हमारा प्रतिनिधित्व सही काम नहीं कर रहा है तो उसे हम उस वोट को वापस लेने का भी हमें अधिकार होना चाहिए। और उसमें एक प्रावधान और है कि जो अमीर आदमी होता है वो सत्ता में जाता है, जो पुराना प्रावधान है, सत्ता में जाता है, वो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करता है सत्ता में जाने के लिए। सत्ता में जाने के बाद वो अपने लाखों करोड़ों तो कमाता ही है, लेकिन उसके एवज में और दुगने तिगने लाखों अरबों रुपए भी कमाता है। तो वो जो लाखों करोड़ों रुपए लगाता है वो बिजनेस करता है, ना कि सत्ता के लिए काम करता है। बिजनेस में लाखों करोड़ बिजनेस समझकर लगाता है और बिजनेस समझकर ही कमाता है। तो उसके लिए जनता कोई मायने नहीं रखती है। तो इसीलिए हमारा प्रयास है कि ये जो कानून हम चाहते हैं, वोट वापस लेने का अधिकार हमें मिलना चाहिए, क्योंकि ये किसी जाति धर्म का मुद्दा नहीं है, ये पूरी जनता का मुद्दा है। इससे सबको लाभ होगा, इससे गरीब भी राजा बन सकता है। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय।